Hi friends, this is Bidanchi Narayan Biswar. I have prepared a guide for repair and maintenance welding engineers to re-understand the solidification, cooling curves and phase diagrams before attending this iron carbon phase diagram. दोस्तों मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि वेल्डिंग इंडस्ट्री में हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम लोग ऑस्टेनेटिव स्टेनलेस स्टील, मार्टेनस्टेटिक स्टेनलेस स्टील, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, डीप्लेक्स स्टेनलेस स्टील ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस में हम काम करते हैं, हम सॉल्यूशन उसमें प्रोवाइड करते हैं। तो हमको मोटा मोटी उसका ऊपर काफ़ी सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है। बट उसको ये सारा चीज़ों का जो आधार है, जो बेस है, दैट लाइज इन ए आयरन कार्बन या आयरन कार्बाइड इक्विलिब्रियम डायग्राम में है। एक्चुअली ये आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम या आयरन कार्बाइड इक्विलिब्रियम डायग्राम, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे जो हमारा बेसिक केमिस्ट्री टेक्स्ट था या एकेडमिक में हमारा 12th स्टैंडर्ड में हमारा जो केमिस्ट्री था, कूलिंग कर्व या सॉलिडिफिकेशन, हमको वहाँ पे थोड़ा जाना पड़ेगा। क्योंकि आयरन एंड कार्बन डायग्राम में हमको बहुत सारे कूलिंग कर्व, बहुत सारे कर्व लाइंस, स्ट्रेट लाइंस एंड बहुत सारा सेगमेंट्स, अलग अलग एरिया को डिवाइड किया गया, ये सारे कन्फ्यूजन्स है। तो अगर हम डायरेक्ट आयरन कार्बन डायग्राम को देख के उसको समझना चाहेंगे तो हमको उसमें प्रॉब्लम होगी। तो हम अगर थोड़ा बेसिक को दोबारा उसको री एक्सरसाइज करें तो हमको उसमें समझने में इजी होगी। दूसरी बात, जो एकेडमिक स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो अभी मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, उनका आयरन कार्बन डायग्राम को लेके ऑब्जेक्टिव अलग है और एक मेंटेनेंस इंजीनियर या वेल्डिंग इंजीनियर का आयरन कार्बन डायग्राम को समझने का ऑब्जेक्टिव अलग है। एक एकेडमिक स्टूडेंट्स का क्या है, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो सारा चीज समझ के आयरन कार्बन डायग्राम को प्लॉट करके उसमें सारी चीज़ों को अच्छा से बता के मार्क करके उसको कंप्लीट करना। तो उसका ऑब्जेक्टिव वहीं खत्म होता है एंड ही विल गेट 100% स्कोर। और फर्दर जो उसके फंडामेंटल्स तो क्लियर होते ही हैं एंड उसका ऑब्जेक्टिव वहीं पे खत्म हो जाता है, बिकॉज वो ही इज नॉट इन द फील्ड। बट एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस वेल्डिंग इंजीनियर का ऑब्जेक्टिव दूसरा है। वो थोड़ा एक एकेडमिक स्टूडेंट से बहुत सारा कदम आगे है, क्योंकि उसने फील्ड में तरह तरह के एप्लीकेशंस में ये सब चीज़ों को ऑलरेडी उसने कर चुका है। जाने अनजाने में वो सारा चीज़ उसने किया हुआ है। बट उसको कभी आयरन कार्बन डायग्राम को जोड़ के उसने देखने की शायद कोशिश की होगी। बट वो जो चीज़ें हैं, हम बेसिकली मटेरियल साइंस या मेटोलॉजी को लेके उसके हिसाब से चलते दिखे, बट कभी आयरन कार्बन डायग्राम का अंदर में जाके उसका सारा डिटेल्स हम लोग समझ नहीं पाए। तो मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि हम आयरन कार्बन डायग्राम समझने से पहले ये कूलिंग कर्व्स और फेज डायग्राम्स को थोड़ा अगर अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आई एम 100% श्योर हम लोग जो है आगे आयरन कार्बन फेज डायग्राम को अच्छा से समझ पाएंगे। तो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ। इंट्रोडक्शन, components and phase. Components are pure metals and or compounds of which an alloy is composed. For example, in a copper zinc brass, the components are copper and zinc. It refers to a independent chemical species. The components of a system may be elements, ions or compounds. A component can exist in many phases. Water exists as ice, liquid, water and water vapor. Carbon exists as a graphite or a diamond. तो कंपोनेंट का जो आधार है वो तरह तरह के साथ, जैसे हमारा मेटर्स हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, इस तरह से अलग अलग टाइम पे उसका अलग अलग जो स्टेट्स है वो चेंज होते हैं। ये हमारा सॉलिडिफिकेशन में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है समझ। फेजेस क्या होता है और सॉल्यूशंस क्या होता है? सॉल्यूशंस बोलने से बेसिकली लिक्विड और सॉलिड इज फेज विथ मोर देन वन कंपोनेंट, मिक्सचर इज मटेरियल विथ मोर देन वन फेज। उसमें सॉल्यूट होता है, माइनर कंपोनेंट ऑफ टू इन ए सॉल्यूशन डज नॉट चेंज। द स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ द सॉल्वेंट एंड द कंपोजिशन ऑफ एनी सॉल्यूशन कैन बी वेरिड। यहाँ पे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अगर हम शुगर और पानी को लेंगे तो यहाँ पे हमारा पानी जो है वो सॉल्वेंट है और हमारा जो शुगर है वो सॉल्यूट है। सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल मिल जाता है। तो आयरन कार्बन डायग्राम में भी हमारा ऐसा ही कुछ हमको जरूरत पड़ेगा, सॉलिड सॉल्वेंट अभी से अगर हम उसको समझ लें अच्छी तरह से।
In mixtures, there are different phases, each with its own atomic arrangement. It is possible to have a mixture of two different solutions. For many alloy systems and at some specific temperatures, there is a maximum concentration of solute atoms that may dissolve in the solvent to form a solid solution. इसको मैंने रेड हाईलाइटेड इसलिए किया है, जैसे मैंने बताया शुगर और पानी को हम मिला सकते हैं, इसी तरह से दो मेटल भी एक लिक्विड स्टेट में एक दूसरे के साथ घुल मिल सकते हैं। तो जो जिसका मात्रा ज़्यादा रहेगा वो सॉल्वेंट रहेगा और जिसका मात्रा कम रहेगा वो सॉल्यूट रहेगा। तो जो सॉल्यूट एटम्स हैं वो सॉल्वेंट एटम के साथ एडजस्ट कर लेंगे। सो जब तक वो एडजस्ट करके एक अच्छा एलॉय बना लेते हैं या अच्छा मिक्सचर बना लेते हैं तब तक वो ठीक है। उसके बियॉन्ड आकर जाके वो डिस्टर्ब होते हैं तो हम उसके लिए एक लिमिट खींचते हैं। दिस इज कॉल्ड ए सॉल्युबिलिटी लिमिट। The addition of solute in excess of this solubility limit results in the formation of another solid solution or compound that has a distinctly different composition. जैसे मैं बताया पानी और आप शुगर को मिलाया तो जो आउटकम निकला वो शुगर लिक्विड आया, तो शुगर लिक्विड का कंपोजिशन डेफिनेटली अलग रहेगा। तो सॉलिड सॉल्यूशन में भी हमारा ऐसा ही सिनेरियो आएगा। तो इस सॉलिड सॉल्यूशंस को हम नॉर्मली दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, इसको अगर आप पिक्चर में देखेंगे आप देखेंगे वेरी यूनिफॉर्मली ये एटम्स आपस में एडजस्ट होकर रहे हैं एंड जो जेब्रा मार्किंग वाले हैं वो सॉल्यूट है। मैंने बताया सॉल्यूट जो था, सॉल्यूट एटम्स का मात्रा कम रहता है, परसेंटेज कम रहता है, सॉल्वेंट का ज़्यादा रहता है। तो अगर यही सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन को हम और अच्छी तरह से राइट हैंड साइड में दो अलग अलग तरीके से देखेंगे, पहला टॉप वाला को हम बोलेंगे डिसऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस। डिसऑर्डर्ड आप देखिए कहीं कहीं जेब्रा है, कहीं कहीं जेब्रा नहीं है, बट यहाँ पे एटम का जो पोजीशन है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है, चाहे वो जेब्रा वाला हो या व्हाइट वाला हो, वो अपना परफेक्ट एडजस्टमेंट में है, बट जेब्रा का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है डिसऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस। उसके नीचे आप देखेंगे आप जेब्रा एक रो है, व्हाइट एक रो है, जेब्रा एक रो है, व्हाइट एक रो है, एकदम परफेक्टली ये एडजस्टमेंट है, उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस। अब आता है दूसरा सॉलिड सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन में अगर एक सॉलिड का मतलब एक सॉल्यूट का एटम दूसरा सॉल्वेंट का एटम को रिप्लेस नहीं कर सकता है, फिर भी ये लोग एक दूसरे से मिक्स होते हैं। कैसे मिक्स होते हैं? जो वॉइड्स रहता है एटम टू एटम के बीच में, जो वॉइड्स होता है उसके अंदर सॉल्यूट एटम घुस जाता है, तो वो कैसे भी करके उसको एक कंपाउंड बना लेता है। सो जरूरी नहीं कि एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करेगा तभी जाके वो सॉल्यूशन बनेगा, इस तरह से भी सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ये सारे चीजों को हमने एक इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम में दिखाते हैं, जो हम प्रैक्टिकल लैब में या फिर हमारा जो फर्नेस में जो हमारा सॉलिडिफिकेशन होता है, अगर हम उनको सारा डेटा को लेके एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमको इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम मिलेगा। उसमें क्या क्या हमको मिलता है? Important information useful in materials developed and selection obtainable from a phase diagram. It shows phases present at different compositions and temperatures under slow cooling, that is equilibrium conditions. It indicates equilibrium solid solubility of one element compound in another. It suggests temperature at which an alloy starts to solidify and the range of solidification. It signals the temperature at which temperature phases start to melt. Amount of each phase in two phase mixture can be obtained. इसको मैं आगे आपको और इजीली ग्राफ के द्वारा समझाऊंगा। देखिए कूलिंग कर्व नॉर्मली हम जब प्रैक्टिकल में हम लोग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में वैक्स का हमने मेल्ट करके वैक्स को जब सॉलिडिफिकेशन कराया है तो हमने उसका ग्राफ प्लॉट किया है। तो वैसे ही हम जो सॉलिड सॉल्यूशन है डिफरेंट मेटल्स का वो किस तरह से आता है वो हम समझेंगे। बेसिकली कूलिंग कर्व्स क्या होता है? इट इज अ मेथड टू डिटरमाइन द टेम्परेचर एट विच फेज चेंजेस। फेज बोलने से जैसे मैं बोला था तीन फेज, सॉलिड लिक्विड गैस, यहाँ पे लिक्विड टू सॉलिड होता है ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन हमको चाहिए। occur in an alloy system consist of the following: the temperature as a function of time as different alloys in the system are very slowly cooled.
आप अगर देखेंगे फर्स्ट ए में, इसको ये बेसिकली किसका कूलिंग कर्व है, एक प्योर मेटल या फिर कंपाउंड का एक सॉलिडिफिकेशन ग्राफ दिया है। पी से क्यू जो है आपका धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर रिड्यूस होता है, तो एक टेपर लाइन आया। और एग्जैक्टली क्यू से आर जो है उसका सॉलिडिफिकेशन कांस्टेंट रहा। फिर आर से एस जो है सॉलिडिफिकेशन होने के बाद फिर वो धीरे धीरे रूम टेम्परेचर तक आया। इसको डिटेल्स में मैं समझाऊंगा। तो ये ए एक तरह का ग्राफ है, उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन कर्व है, उसको बोलते हैं प्योर मेटल और कंपाउंड। आप बी में देखेंगे ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है क्यू टू आर, ये एकदम टेपर है, स्ट्रेट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इसको बोलते हैं बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशन। और अगर आप सी में जाएंगे, ये बहुत ही क्रिटिकल दिख रहा है, आप टेपर देखेंगे, फिर टेपर देखेंगे, फिर कांस्टेंट दिखेगा, तब जाके फिर टेपर है, इसको हम बोलते हैं बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम ए और बी को समझने के बाद सी में समझेंगे, तब समझने के बाद ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल लगेगा। जी दोस्तों, अभी कूलिंग कर्व फॉर प्योर मेटल और कंपाउंड के बारे में जानेंगे। ये ये ग्राफ प्लॉट में आप देखिए, रेड डॉट पॉइंट से क्यू पॉइंट तक एक टेपर लाइन है, तो ये प्योरली मोल्टन निकल है। एंड क्यू पॉइंट से इसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है। क्यू से आर पॉइंट तक पहुंचते आर पॉइंट में ये कंप्लीट सॉलिडिफाई हो जाता है। तो क्यू से आर जो है ये इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर है इन कॉरेस्पॉन्डेंस टू टाइम। वहाँ वो कुछ देर टाइम स्पेंड करता है, एकदम एक इंस्टेंटली क्यू पॉइंट में वो सॉलिड नहीं हो रहा। क्यू के बाद आर में जो है वहाँ क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, जैसे हम घर में हमारा फ्रीजर में पानी रखते हैं, वो आइस क्यूब बनने से पहले थोड़ी देर के बाद अगर हम 1 घंटे के बाद अगर हम फ्रीजर को खोल के देखते हैं, पानी के अंदर छोटा छोटा आइस क्यूब्स भी रहते हैं। वहाँ पानी भी रहता है, आइस क्यूब्स भी रहता है, वो कंप्लीट आइस नहीं बना हुआ। तो वो जो छोटे छोटे आइस क्यूब्स रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल्स। एंड जो पानी रहता है वो है सॉल्वेंट, तो क्रिस्टलाइजेशन चालू होता है। बट आर पॉइंट जब तक पहुंचता है वो एकदम आइस हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। बट ये मुझे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। बट निकेल में सिंस इट इज ए मेटल, तो मेटल में आर स्टेट में इट बिकम्स कंप्लीट सॉलिड और उसमें हीट तभी रहता है। तो उसको फर्दर हम रूम टेम्परेचर लाने के लिए अगेन हम आप रेड एरो मार्क देख सकते हैं, वहां पे वो जाके पहुंचता है, तो रूम टेम्परेचर में हमको मिल जाता है। ये दिस इज ए कूलिंग कर्व फॉर ए प्योर मेटल, सिंगल मेटल। अगर अभी हम जाएंगे मोर देन वन मेटल में क्या होता है। ये देखिए, दिस इज कूलिंग कर्व और बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशंस। बाइनरी मतलब मोर देन वन, 2। तो हम यहाँ पे 80% निकेल और 20% कॉपर को कंसीडर किए हैं। ये दोनों को लिक्विड स्टेट में हम अगर ठंडा करना चालू करेंगे, जो रेड एरो दिखा रहा है, क्यू पॉइंट में पहुंचते ही 1400 डिग्री सेंटीग्रेड में इनका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है। सॉलिडिफिकेशन दो मेटल जब लिक्विड स्टेट में रहते हैं, जिसका मात्रा ज़्यादा रहता है वो लिक्विड ही रहता है, एंड जिसका मात्रा कम रहता है वो जल्दी सॉलिडिफाई होना चालू करता है। तो क्यू से आर तक पहुंचते ही दोनों मेटल कंप्लीटली सॉलिड हो जाते हैं। अच्छा, हमने जब निकेल का देखा तो ऐसा टेपर लाइन नहीं था, वो एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन था। यहाँ पे ऐसा टेपर लाइन क्यों है, आपका मन में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे। ये इसीलिए आ रहा है, जब दो मेटल अपना लिक्विड स्टेट में घुल मिल जाते हैं तो दोनों का फिजिकल या मैकेनिकल एंड मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी चेंजेस हो जाते हैं। तो इसीलिए दोनों एक कांस्टेंट टाइम, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में सॉलिडिफाई नहीं होते, तो उनको वेरिएशंस आता है। तो वो वेरिएशन हम क्यू और आर जैसे टेपर पॉइंट में देख सकते हैं। आर पॉइंट के बाद ये एक कंप्लीट सॉलिड हो जाता है। फिर रूम टेम्परेचर आने के लिए हमने ये रेड मार्क किया। सो दिस इज फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, दो एलॉय जो है मिलके सॉलिड हो रहा है। यही बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशंस को अगर हम प्लॉट करेंगे अलग अलग टाइम पे और कॉपर और निकेल का अलग अलग परसेंटेज में, अब टॉप में देखिए लेफ्ट साइड में लिखा है प्योर कॉपर और राइट साइड में लिखा है प्योर निकेल।
और जैसे ही हम वर्टिकल लाइंस डालते जाएंगे तो हमको उनका मिक्सचर का रेशियो दिखता है। 80% कॉपर 20% निकल। मैं लेफ्ट से जा रहा हूँ। 60% कॉपर 40% निकल, 40% कॉपर 60% निकल, 20% कॉपर 80% निकल, लास्ट में प्योर निकल। अच्छा, टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम। आप देखिए, जब 100% कॉपर है, हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था, जब कोई सिंगल मेटल होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है, सॉलिडिफिकेशन जो है वो फिक्स्ड रहता है। क्यू से आर जो है वो कांस्टेंट रहता है एंड क्यू से चालू होकर आर में वो खत्म होता है, इसीलिए हम हॉरिजॉन्टल रखे हैं। बट जब नेक्स्ट में जाएंगे जहाँ कॉपर 80% है और निकेल 20% है, वहाँ क्या हो गया, ये दो अलय हो गए। जब दो अलय हो जाता है तो हमको लेटेंट हीट आता है, उसमें क्यू से आर जो है लेटेंट हीट है। तो क्यू से सॉलिडिफिकेशन चालू होता है, आर से वो खत्म होता है। जब अलग अलग कंफ्यूजन होगा तो उनका जो टेपरनेस है वो अलग अलग तरह के आएंगे। तो आप देख सकते हैं क्यू आर क्यू आर क्यू आर क्यू आर, लास्ट में जब निकल आता है वो फिर से एक सिंगल मेटल हो जाता है। सिंगल मेटल होने से उसका हॉरिजॉन्टल लाइन आता है। अब मैं इन सारे क्यू पॉइंट्स को जोड़ा और सारे आर पॉइंट्स को जोड़ा तो मेरे को इस टाइप का एक कर्व मिला, एक कन्वेक्स टाइप का कर्व मिला। इस कर्व को हम लोग स्टडी करते हैं। ये क्या, इसको इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टर्म में इसको क्या बोलते हैं समझना कोशिश करेंगे। ये आप देखेंगे लेफ्ट साइड में 1084 डिग्री जो है वो मार्क किया हुआ है। दैट इज बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, कॉपर। एंड राइट साइड में आप देखेंगे 1455 डिग्री, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ निकेल। वहां से 1084 से एक कर्व गया है 1455। तो उसको मेरा प्रेजेंटेशन में, आई डोंट नो हाउ टू मूव दिस पॉइंटर, आपको हाँ दिख रहा है पॉइंटर। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं आपका, शायद इसको मैं जब प्रेजेंट करूं ये पॉइंटर दिखेगा कि नहीं दिखेगा मुझे नहीं मालूम। जो ऊपर वाला कर्व है, इस कर्व का ऊपर में जितने भी चीजें हैं वो सारे लिक्विड में है। और ये ऊपर लाइन का नीचे जब आ जाएंगे उसमें लिक्विड प्लस अल्फा, मतलब एक सॉलिड सॉल्यूशन आएगा। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब बोलने से इसको अल्फा क्यों बोला गया, उसको और कुछ क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि ये कंप्लीट सॉलिड नहीं है, ये लिक्विड के साथ थोड़ा थोड़ा सॉलिड है। जैसे मैं वो फ्रिज में पानी और आइस का जो एग्जाम्पल बताया था, इसीलिए वो एल प्लस अल्फा लिखा हुआ है। एंड उसका नीचे जो लाइन है उसको बोलते हैं सॉलिडस। इसको सॉलिडस इसलिए बोला जाता है, इसके नीचे जितना भी मटेरियल है वो सारे सॉलिड है। तो दिस इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। तो अगेन वंस अगेन, ऊपर वाला ये जो लाइन है, लाइन का ऊपर में जो है दैट इज लिक्विड। ये लाइन ऊपर वाला कर्व लाइन को बोलते हैं लिक्विडस, नीचे वाला कर्व लाइन को बोलते हैं सॉलिडस। लिक्विडस और सॉलिडस के अंदर में जो मटेरियल रहता है उसको बोलते हैं हम लिक्विड प्लस सॉलिड, और सॉलिडस के नीचे में जो लाइन है वो है सारा सॉलिड। होप ये बहुत सिंपल है। ये आगे हमको हर इक्विलिब्रियम डायग्राम में ये बहुत काम आएगा। अच्छा, मैं उसी टाइम तीन तरह के कूलिंग कर्व दिखाया था, एक प्योर मेटल का और एक बाइनरी यानी कि एलॉय का दिखाया था। अभी वही बाइनरी का दिखाऊंगा, बट थोड़ा अलग टाइप का उसमें जो बिहेवियरल है उसको हम लोग यहाँ एड्रेस करेंगे। इस टाइप का कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी यूटेक्टिक कूलिंग कर्व। यूटेक्टिक भी क्या है उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे, सोचेंगे। तो इस टाइप का क्रिटिकल ग्राफ कैडमियम प्लस बिस्मथ जैसे मटेरियल का एलॉय में हमको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, पी से क्यू जो है, पहले मटेरियल जो है टेम्परेचर को हम डाउन करेंगे, क्यू पॉइंट से आर पॉइंट तक सॉलिडिफिकेशन चालू होगा। जब तक आर पॉइंट तक मटेरियल आता है तो क्या होता है उसमें और एक सॉलिड सॉल्यूशन निकल जाता है। दो मेटल इतना आपस में अच्छा से घुल मिल जाते हैं। कॉपर और निकल में क्या हुआ, दोनों आपस में इतना सुंदर घुल मिल गए थे, उनका एटॉमिक रिप्लेसमेंट इतना अच्छा हुआ था, दे वर बिहेविंग लाइक ए सिंगल कंपाउंड। बट हर मटेरियल आपस में उतना अच्छी तरह से घुल मिल नहीं सकता है। तो यहाँ क्या होता है, और एक सॉलिड वहां से चालू होता है। तो फिर से क्या होता है, आर से एस तक ये फ्रीजिंग चालू होता है। तो जब तक एज तक पहुंचता है जो मटेरियल है वो कम्प्लीटली सॉलिड हो जाता है।
एंड फिर उसको ठंडा करने से टी पॉइंट आते आते ये हमको रूम टेम्परेचर में मिल जाता है। तो इस कर्व जो कैडमियम और बिस्मथ जो है, इसको हम थोड़ा एक्सपेंड करके उसको डायग्राम प्लॉट करके समझेंगे। हमने लास्ट टाइम बताया था जो प्योर मेटल है वो हॉरिजॉन्टल है, और फिर जब जैसे ही उसमें दूसरा जो सॉल्वेंट का मात्रा बढ़ता जाएगा तो वो टेपरनेस आएगा। तो ऐसा कर करके वो ई पॉइंट तक आता है। ई पॉइंट में आते आते क्या होता है, वो दोनों जो है सॉलिडिफाई, एक पर्टिकुलर पॉइंट में दोनों का जो मिक्सचर है, यहाँ पे हम 40% कैडमियम 60% बिस्मथ दिखा है, वहाँ पे ये दोनों जो है कम्प्लीटली सॉलिडिफाई होता है। फिर उधर से अगेन ये लोग लिक्विड फॉर्म में चले जाते हैं। तो अगर हम सारा क्यू क्यू पॉइंट को मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं एक कर्व होकर नीचे ई तक आया, फिर ई से वो आर तक गया। तो जो ई है इसको बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट इन दोनों के बीच एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ पे ये दोनों इजीली मेल्ट हो पाए। तो यूटेक्टिक एक ग्रीक वर्ड है। यूटेक्टिक मतलब इजीली मेल्टेड। तो इसीलिए इसका नाम यूटेक्टिक पॉइंट रखा गया, क्योंकि केवल यही पॉइंट में ही दोनों आपस में आइदर लिक्विड से सॉलिडिफाई होंगे या सॉलिड से जाएंगे तो लिक्विड स्टेज में यहाँ से डिफरेंशिएट होना चालू करेंगे। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड यूटेक्टिक पॉइंट। होप अभी यूटेक्टिक टर्म को लेके हमारा मन में जो इतना बड़ा टेक्निकल वर्ड लग रहा था वो भी आसान होगा। यूटेक्टिक पॉइंट मतलब इजी टू मेल्ट। ये एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे दो क्रिटिकल अलॉय को मेल्टिंग किया जा सकता है। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड जाता हूँ। अभी उसको अगर मैं बाइनरी फेज डायग्राम में ड्रॉ करूंगा यूटेक्टिक को, कैसा हमको ड्राइंग मिलेगा। जो यूटेक्टिक पॉइंट है वो जो कर्व था, वो कर्व को मैं यहाँ स्ट्रेट लाइन दिखाया हूँ। ई को देखिए, एक लाइन टेंजेंट होके लेफ्ट साइड एरो में बिस्मथ का वर्टिकल लाइन को स्ट्राइक किया है, और इधर आपका राइट साइड में ई से लेके कैडमियम का लाइन को स्ट्राइक किया है। ऊपर में हम ये ब्लू कलर का जो दो लाइन है उसको हम लोग लिक्विडस लाइन बोलते हैं। ये कर्व बना सकता है। ये जो लाइन है लिक्विडस, इसका ऊपर में जितना भी सारा मटेरियल है ये सब लिक्विड है। क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा बिस्मथ का परसेंटेज 100% और कैडमियम 0 है, तो हमको यहाँ पे बिस्मथ का क्रिस्टलाइजेशन मिलेगा, तो लिक्विड प्लस बिस्मथ मिलेगा। राइट साइड में हमको राइट साइड का ये यहाँ पे दिखाया गया है, लिक्विड प्लस कैडमियम दिखाया जाएगा, कैडमियम हमको मिलेगा। तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जैसे 140 डिग्री में ये हमारा यूटेक्टिक पॉइंट जनरेट हुआ, मतलब 140 डिग्री में 40% कैडमियम और 60% बिस्मथ जो है वो सॉलिडिफाई हुए, या अगर नीचे से जाएंगे तो यहाँ से मेल्ट होंगे। ठीक है, यहाँ से अगेन वो लिक्विड हो जाएंगे। तो इट इज ए वेरी क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड यूटेक्टिक पॉइंट। ये कब होता है? 140 डिग्री सेंटीग्रेड में। ये लेफ्ट साइड का मैं अलग सा एलिवेशन करके दिखाया, इसको राइट साइड में मैं अलग सा एलिवेशन करके दिखाया। तो ये जो लिक्विड था ये क्या किया, एक बिस्मथ सॉलिड सॉल्यूशन दिया और एक कैडमियम सॉलिड सॉल्यूशन दिया। तो ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल रेड लाइन, उसका नीचे हमको क्या मिला? सॉलिड ही मिला। ये सॉलिड क्या है ना, बिस्मथ और कैडमियम। तो इससे हमको क्या कंक्लूजन मिलता है ना, ये जो यूटेक्टिक रिएक्शन है इसमें एक लिक्विड जो है वो दो सॉलिड प्रोड्यूस करता है अपन कूलिंग। या फिर हम रिवर्स में जाएंगे, ये बिस्मथ और कैडमियम, इसको अगर हम हीट अप्लाई करेंगे तो ये वापस लिक्विड में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड जाता हूँ। नाउ वी विल स्टडी लेड टिन यूटेक्टिक फेज डायग्राम। प्रीवियस फेज डायग्राम में हमने देखा था एक लिक्विड यूटेक्टिक पॉइंट के बाद दो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे भी एक लिक्विड दो सॉलिड पे एक लिक्विड दो सॉलिड होके कन्वर्ट होगा, बट हमको सिंगल सॉलिड सॉल्यूशन भी यहाँ लेफ्ट और राइट साइड में दो ठो मिलेंगे। ये क्या है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ई पॉइंट के ऊपर जितने भी मटेरियल है वो लिक्विड है। ई पॉइंट के लेफ्ट साइड में कर्व लाइन के नीचे जो है और रेड लाइन के ऊपर में है वो लिक्विड प्लस सॉलिड 1,
राइट साइड में लिक्विड प्लस सॉलिड 2। सॉलिड 1 जो है वो लेड है, सॉलिड 2 जो है वो टिन है। लेफ्ट साइड में जो ट्रायंगल है उसका मतलब ये है कि लिक्विड टिन में 2.6% तक लेड जो है वो सॉलिबिलिटी सॉलिड सॉल्यूशंस के हिसाब से रह सकता है। That means the maximum solid solubility of lead tin is 2.6%। तो ये लेफ्ट ट्रायंगल में हमको लेड का सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा, तो दैट इज सॉलिड 1। राइट साइड ट्रायंगल में अगर हम जाएंगे तो अप टू 19.5% जो है टीन जो है वो लेड में स्टेबल होकर रह सकता है। दैट मीन्स द सॉलिड सॉल्युबिलिटी ऑफ टीन इन लेड एट 183 डिग्री सेंटीग्रेड इज 19.5%। तो यहाँ हमको सॉलिड 2 मिलता है, या इसको हम बीटा सॉलिड बोल सकते हैं और लेड वालों को हम अल्फा बोल सकते हैं, अल्फा सॉलिड बीटा सॉलिड। तो ये फेज डायग्राम से हमको क्या कंक्लूजन मिला, एक लिक्विड सिंगल फेज है, एक सॉलिड अल्फा सॉलिड ये भी एक सिंगल फेज है, एक सिंगल कंपाउंड है। देन राइट में बीटा सॉलिड ये भी हमको एक सिंगल सॉलिड सॉल्यूशन मिला। तो हमको सिंगल सॉलिड सॉल्यूशन के हिसाब से हमको 2 मिला और एक लिक्विड मिला, तो टोटल 3 सिंगल फेज मिला। एंड कंपाउंड में एक सॉलिड प्लस 2 सॉलिड हुआ। तो ये दो डिफरेंट तरीके के यूटेक्टिक बाइनरी यूटेक्टिक फेज डायग्राम्स थे। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको समराइज करेंगे तो हमको ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। ये सबसे पहले हम लोग स्टडी किए थे बाइनरी यूटेक्टिक फेज डायग्राम का। उसमें आप देख सकते हैं एक लिक्विड, जब लिक्विड इसके नीचे आता है तो लिक्विड प्लस सॉलिड होता है, फिर सॉलिडस लाइन के नीचे जब आता है सॉलिड होता है। तो हमको इसमें 3 स्टेजेस दिखने को मिले थे, लिक्विड, देन लिक्विड प्लस सॉलिड, देन सॉलिड। नंबर 2 में हम लोग जो देखे थे वो हम कैडमियम और बिस्मथ का फेज डायग्राम देखे थे। उसमें हम एक लिक्विड को 2 सॉलिड में कन्वर्ट हुए दिख रहे थे। 3 में हम अभी जो देखे थे उसमें एक लिक्विड 2 सॉलिड में कन्वर्ट होता है अपना यूटेक्टिव पॉइंट, इसके साथ ही साथ एक अल्फा सॉलिड सॉल्यूशन क्रिएट करता है और एक बीटा सॉलिड सॉल्यूशन क्रिएट करता है। ये जो डायग्राम है नंबर 3, ये हमको आयरन कार्बन डायग्राम को समझने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आयरन कार्बन डायग्राम में आप अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको 2 ट्रायंगल देखने को मिलेंगे। वो कुछ नहीं है, दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन in iron in various allotropic form of iron, delta iron, alpha iron, gamma iron. So this will help you to understand iron carbon diagram. Diagram number 3. तो types of reactions in binary phase diagram, एक यूटेक्टिक क्या करता है, if you cool it then it will produce alpha plus beta means 2 solid solutions. In peritectic zone क्या होता है, 1 solid solution plus liquid, if you cool it you will get another solid solution that is beta. Eutectoid में क्या होता है, 1 solid solution, if you cool it then you will get 2 solid solutions that is beta plus gamma. And peritectoid is 2 solid solution, alpha plus beta को cool करेंगे you will get gamma solid solutions. This all will help you to understand iron carbon equilibrium diagram. Thank you for learning patiently. Now we will 100% understand the iron carbide phase diagram easily in my next presentation. If you have any doubts, you can call me. You can contact me at my email address bnbiswal@redifman.com. Thank you.